हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? एक बार सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए। दोस्तों 20 जनवरी का आरआरबी एनटीपीसी का मैथ्स का हम लोग एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों जिसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और उन क्वेश्चनों को सेकेंडों में कैसे निकालना है, इस चीज को हम लोगों को सीखना है। दोस्तों मुझे पता है, इस बात की मुझे विश्वास है इस बात का कि यदि आपको खूब सारा टाइम दे दिया जाए तो आप प्रत्येक क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन हमारा मेन मकसद है कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है, उस चीज को आपको सीखना है। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूं। तो दोस्तों आपका जो ये पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1600 रुपए कितने समय में 2116 रुपए हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। ये 1600 है, यहां पर दोस्तों कितना 2116, कितना उसको ब्याज मिल रहा है 511 रुपए उसको ब्याज मिल रहा है। दोस्तों कितने परसेंट ब्याज दर है उसकी? 15%। तो दोस्तों सबसे पहले, यदि मुझे नहीं पता कितने साल में हो जाएगा, सबसे पहले मैं 1 साल की ब्याज निकालता हूं। दोस्तों आपको एक चीज पता होती है कि जो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होते हैं। तो इसका मैं 1600 का 15% दोस्तों निकाल रहा हूं, तो 10% आएगा 160, और यदि 10% 160 है तो 5% हो जाएगा 80। तो 160 में जब 80 जोड़ देंगे तो 240 रुपए होगा। जब 1600 का 15% हम लोग, दोस्तों जिसको ये चीज समझ में नहीं आती तो आप लोग इसको ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो 1600 का 240, हम लोगों का 15% आ गया 240। तो दोस्तों पहले साल उसको 240 ब्याज मिली। अब दोस्तों जो दूसरे साल होगा फिर उसको कितना मिलेगा? 240 ब्याज तो ये मिलेगा ही मिलेगा 15%। लेकिन जो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि जो हम लोगों को पहले साल ब्याज मिली, अब इस ब्याज पर भी हमें 15% ब्याज मिलेगा। तो चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में बस इतना सा ही अंतर होता है। यदि साधारण ब्याज में पैसा हमें मिल रहा होता तो 240 पहले साल मिलता, 240 दूसरे साल भी मिलता। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है तो 240 में भी हमें 15% दूसरे साल ब्याज मिल जाएगा। तो 240 का फिर 15% निकालिए, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। 10% निकालिए दोस्तों, कितना आएगा? 24। यदि 10% की वैल्यू 24 है तो मुझे निकालना कितना? 15%। तो 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आधी, मतलब 12। तो 24 में जब 12 जोड़ देंगे 36, मतलब 15% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36। तो ये दोस्तों हम लोगों की आ गई 36। अब देखिए दोस्तों 240 240 480, और 480 में 36 जोड़िए, कितना आ गया? 511। मतलब वो कितने साल में दोस्तों 2116 हो जाएगा? 2 साल में 2116 हो जाएगा। आपको इस तरह से क्वेश्चन का आंसर देना था। कुछ नहीं तो दोस्तों 10 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। दोस्तों यदि इसको ये चीज किसी को ना समझ में आई हो तो आपको ये चीज पता होती है, ये पी होता है और ये ए होता है, तो सिंपल आपको यहाँ पर फार्मूला लगा देना था। P बराबर A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100, आप ये भी करके लगा सकते थे। लेकिन दोस्तों इससे आसान तरीका आपको नहीं हो सकता। यदि आप इस तरीके से लगाएंगे तो आपका 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है 1 माइनस साइन 35 डिग्री और कास 55 डिग्री का मुझे मान बताना था। दोस्तों एक चीज मुझे आपको यहां से ये बता दीजिए कि दोस्तों यदि देखिए साइन 30 का मान जो होता है वो कास 60 के बराबर होता है। कैसे? साइन 30 का मान भी दोस्तों कितना होता है? 1/2। कास 60 का मान भी दोस्तों कितना होता है? 1/2। तो यहां से दोस्तों आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, यदि इन दोनों को हम लोग जोड़े तो कितना आ रहा है दोस्तों? 90 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ यदि एक का मुझे साइन 30 पता है और यदि यही मान मुझे कास में निकालना है तो दोस्तों क्या करें? 90 में से घटा दे यदि 30 तो 60 आ गया। तो दोस्तों ये क्या होगा? कास 60 का मान भी उसी के बराबर होगा। तो बस दोस्तों यही चीज यहां पर आपको अप्लाई कर देना था। 1 माइनस कितना दिया है? साइन 35 दिया है, और यदि इसको मुझे साइन में ही लिखना है तो दोस्तों कास 55 किसके बराबर रहा होगा? साइन 35 के बराबर रहा होगा। कैसे? यहां से निकाल लीजिए दोस्तों। यदि आपको साइन 35 पता है और इसको मुझे कास के टर्म में लिखना है तो इसको 35 को 90 में से घटा दीजिए, कितना है दोस्तों? 55। तो जो साइन 35 का मान होगा कास 55 के बराबर होगा, मतलब मैं कास 55 को क्या लिख सकता हूं? साइन 35 लिख सकता हूं। अब दोस्तों ये क्या आ गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर 35। अब दोस्तों आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा। यदि आपका ये आंसर दिया रहा हो तो ठीक है, यदि नहीं दिया रहा हो तो आपको एक फार्मूला पता होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मुझे
इसको इधर ले गए तो दोस्तों क्या आ गया, cos स्क्वायर 35 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों यहाँ पर थीटा की जगह क्या दिया है 35, तो इसको मैं पूरा पूरा क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर 35 लिख सकता हूं। तो आपका आंसर या तो ये दिया रहा होगा, और यदि ये भी नहीं दिया था तो दोस्तों इसको मैं और एक चीज क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर 55 डिग्री लिख सकता हूं। मैंने आपको बताया था ये 35 लिखा है, और यदि इसको मुझे साइन के टर्म में करना है तो मैं 90 में से इसको घटा दूंगा तो दोस्तों कितना आएगा 55। तो cos स्क्वायर 35 का मान साइन स्क्वायर 55 के बराबर होगा। तो या तो आपका आंसर ये रहा होगा या तो ये रहा होगा, जो भी आपके ऑप्शन में दिया हो वही आपको टिक कर देना था। इतना आसान सा क्वेश्चन था। और दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझ के जाइएगा। अब चलिए दोस्तों अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सिंपल सा आया था, इसको मुझे हल करना था। दोस्तों आपको पता है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहां पर भी देखिए 2 अंक बाद दशमलव लगा है, यहां पर भी 2 अंक बाद दशमलव लगा है, तो दशमलव दशमलव कैंसिल हो गया। 63 दुनाई दोस्तों कितना हो गया 126, और ये 2 दुनाई दोस्तों कितना हो गया 4, 2 से काटा तो कितना आया, ये 4 को 2 आ गया, तो ये दोस्तों कितना आया 2 प्लस 3 बचे 15, और 15 और 2 17। दोस्तों यही आपका ये आंसर हो गया था। इस तरह के भी दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए आपको घबराना नहीं है। यदि आपको क्वेश्चन कोई थोड़ा सा बड़ा मिल जाए तो आपको ये नहीं करना कि पहले बड़े वाले क्वेश्चन पे लगे रहे। यदि आपको उसमें लग रहा है मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा तो उस क्वेश्चन के लिए आपको उसको छोड़ देना है, उसको बाद में करना है। अब देखिए यदि ऐसा क्वेश्चन आप इसको 5 सेकंड के अंदर बता सकते थे। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि x प्लस 1 अपन x का मान 6 दिया है तो आपको x क्यूब प्लस 1 अपन x क्यूब का मान बताना है। दोस्तों इस तरह क्वेश्चन करने का मैंने आपको तरीका बता रखा है, कुछ नहीं करना दोस्तों। ये क्या लिखा है आपका 6, तो आपको क्या कर देना है, इसका आपको क्यूब कर देना, क्योंकि यहां पर आपसे क्यूब का मान पूछा है। अब दोस्तों इसके बाद क्या करना है, जो 6 लिखा है इसको मुझे क्या कर देना है 3 गुना कर देना है, इसी का मुझे 3 गुना कर देना है। और यहाँ पर दोस्तों किसका चिन्ह लगा है प्लस का, तो आपको यहाँ पर किसका चिन्ह लगाना है माइनस का। एक बार और सुनिए, यहाँ पर दोस्तों क्या लगा है क्यूब, तो आपको क्या करना है इसका क्यूब कर देना है। अब दोस्तों इसी का आपको 3 गुना कर देना है। यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा इसलिए माइनस लगाना है, यदि यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर क्या लगाते प्लस लगाते। बस आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। इतना ही आसान क्वेश्चन था ये। तो दोस्तों 6 का जब क्यूब करेंगे 216 आएगा, और ये दोस्तों कितना आएगा 36 18। तो जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 198 आपका आंसर आ गया। बस यही आपका आंसर था। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ए और बी। दोस्तों ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं 9 दिन में। अब दोस्तों बी और सी कितने दिन में करते हैं 12 दिन में। अब दोस्तों सी और ए किसी काम को कितने दिन में करते हैं 18 दिन में। बस दोस्तों तीनों का आप लोग एलसीएम लीजिए, तो जब तीनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा दोस्तों 36। अब देखिए 36 काम ये 9 दिन में करते हैं, तो एक काम दोस्तों कितने दिन में कर रहे होंगे, एक काम चार काम एक दिन में कर रहे होंगे। दोस्तों यदि आपको ये छोटी छोटी चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आप उसको सीधा जनरल सेंस में अप्लाई किया करिए, अपने ऊपर उसी चीज को अप्लाई करके देखा करिए, आपको मैथ में कभी भी कोई समस्या आने वाली नहीं। देखिए मैं आपको समझाता हूं। मैंने बोला भाई तुम एक दिन में आपको टोटल काम आप 6 काम करना है। आपको कितना काम करना है, आपको टोटल 6 काम करना है। अब आप एक दिन में 2 काम कर सकते हैं, टोटल काम है आपका 6 और एक दिन में आप 2 काम कर सकते हैं। तो मैं पूछूंगा कितने दिन में खत्म होगा, तो आप कहेंगे सर 3 दिन में। तो मैं कहूंगा दोस्तों कैसे निकाला, तो कहेंगे सर 6 को मैंने 2 से भाग दे दिया तो मेरा 3 आ गया। तो फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि दोस्तों ये 6 क्या है, तो आप कहेंगे टोटल काम। फिर मैं पूछूंगा दोस्तों ये 2 क्या है, तो आप पूछेंगे कहेंगे कि एक दिन का काम। तो बस दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन गया कि ऊपर क्या लिखते हैं टोटल काम लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं एक दिन का काम लिखते हैं। तो यदि दोनों को मैं भाग देता हूं तो मेरे टोटल दिन आ जाते हैं कि मेरा काम कितने दिन में खत्म होगा। तो दोस्तों अब देखिए ये टोटल काम है 36, ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे थे 9 एक दिन में काम कर रहे थे। तो 9 दिन में टोटल काम को खत्म कर रहे थे। दोस्तों एक दिन में कितना कर रहे होंगे 4। ऐसे 36 काम है, अब 12 दिन में काम को खत्म कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे 3। ऐसे 36 काम है और 18 दिनों में खत्म करते हैं तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे 2 कर रहे होंगे। अब दोस्तों मुझे बताना है तीनों मिलकर के एक काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना था, बस दोस्तों इनको सबको जोड़ लेना था और जब जोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए इन सबको जोड़िए तो ए कितनी बार आया है 2 बार, तो मैंने 2 बाहर लिख लिया। बी भी 2 बार आया है और
सी भी 2 बार आया है। ये देखिए ए 2 बार आया यहाँ पर, बी देखिए 2 बार आया, सी 2 बार आया। मैंने सबको जोड़ लिया और यदि इनको जोड़ा तो इन सबको भी जोड़ लीजिए आप लोग, तो 4 3 7 2 9। तो दोस्तों यहां से ए प्लस बी प्लस सी का काम कितना आ गया, 9/2। एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करते हैं, 9/2 काम करते हैं। हमारा काम टोटल है कितना दोस्तों, 36 काम है और एक दिन में इतना करते हैं, तो मुझे टोटल दिन बताना है, तो इससे भाग दे देंगे। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो 36 इंटू 2/9, 9 चौको 36। तो दोस्तों कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, 8 दिन में काम खत्म हो जाएगा, जब तीनों मिलकर के करेंगे। बस दोस्तों यही आपका आंसर होगा। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखिए, कह रहा 27/25 में दशमलव के कितने अंक तक भाग होगा। यह बताना था कि दशमलव के कितने अंक बाद तक भाग जाएगा। बस तो इसको देखो करने का बिल्कुल आसान सा तरीका था। एक आपको कुछ नहीं करना था, 27/25 लिखना था। नीचे हमेशा 0 के आसपास वाली संख्या बनाई जाती है। यदि आप 10 बना सकते थे, 20 बना सकते थे, 50 या 100 आप बना सकते थे इस क्वेश्चन को। तो इसको दोस्तों क्या करना था, मैंने यहां पर 4 का मल्टीप्लाई यदि नीचे कराया तो मैंने ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई करा दिया। 2700 को दोस्तों कितना होता है, 108 और 2500 को कितना होता है 100। अब देखिए नीचे 2 0 है तो ऊपर क्या लग जाएगा, यदि भाग देंगे 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाता है 1.08। तो कितने अंक बाद दशमलव कितने अंक बाद तक भाग जाएगा दोस्तों, तो 2 अंक तक भाग जाएगा। आपका यही आंसर हो गया, ऑप्शन में दिया रहा होगा 2 अंक तक, तो आपको वही वाला ऑप्शन टिक कर देना था। दोस्तों देखिए ये भी आपका बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों ये भी आपका बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आया हुआ था, बस समस्या कहां पर आई होगी, किसी को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कुछ लोगों को कि प्रथम भाज्य और प्रथम अभाज्य क्या होता है। यदि दोस्तों ये चीज पता होती आपको तो इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं थी, बिल्कुल 2 सेकंड का क्वेश्चन था। अब देखिए मैं समझाता हूं प्रथम भाज्य क्या होता है और प्रथम अभाज्य क्या होता है। दोस्तों भाज्य का मतलब होता है जो एक तो खुद से कटे और एक से कटे और किसी तीसरे नंबर से भी कट रही हो। तो दोस्तों जो हम लोगों की प्रथम भाज्य संख्या है वो क्या है दोस्तों, 4। देखो दोस्तों एक तो हम लोगों की भाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये तो खुद से 1 से ही करती है। 2 जो है हम लोगों की वो क्या है, ये 1 से करती है और खुद 2 से करती है, इसके अलावा किसी से नहीं करती, तो ये भी हम लोगों की भाज्य संख्या नहीं हुई। अब दोस्तों 3 लिखिए, तो ये तो हमें पता ही हमारी अभाज्य संख्या ही। तो दोस्तों जो प्रथम हम लोगों की अभाज्य संख्या है वो कौन सी है, 4। कौन सी है दोस्तों हम लोग प्रथम अभाज्य संख्या, 4। अब दोस्तों देखिए इसके बाद मुझे प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपको सबको पता है प्रथम अभाज्य संख्या हम लोग क्या है, 2। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो या तो 1 से कटे या तो खुद से कटे। तो दोस्तों 2 एक ऐसी संख्या है जो 1 से कटती है और खुद 2 से भी करती है, तो ये हम लोगों की अभाज्य संख्या होगी। अब बस दोस्तों इन दोनों का मुझे मासा निकालना था, तो आपको सबको पता है कि इन दोनों का मासा क्या आएगा, 2। बस दोस्तों यही आपका आंसर हो गया। तो बस यदि आपको ये पता था प्रथम भाज्य संख्या क्या होती है 4, प्रथम अभाज्य संख्या क्या होती है 2, दोनों का मासा निकाल दिया, क्वेश्चन खत्म। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए ऐसी बेहतरीन और क्वालिटीदार वीडियो देखने के लिए। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग 5 सेकंड के अंदर बता सकते हैं, बिल्कुल चुटकी में, यदि आपने मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया हो, यदि आपको याद है। देखिए कैसे कह रहा है, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 40% की वृद्धि कर दी जाए तथा 20% की छूट दी जाए तो मुझे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताना है। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, मैंने मान लिया दोस्तों एमपी कितना है 100। अब दोस्तों क्या 40% की वृद्धि कर दी गई, मतलब अब दोस्तों मेरा एमपी कितना कर दिया गया होगा, 140 कर दिया गया होगा। अब दोस्तों इसमें छूट कितने की दी गई, 20% की आपको इसमें छूट दी गई। तो 40 का यदि मुझे 140 का यदि मुझे 20% निकालना है तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 10% की वैल्यू आ जाएगी। तो 10% कितना हो गया 14, मुझे 20% बताना था तो 20% कितना हो जाएगा 28। तो दोस्तों कितने की छूट दे दी गई उसको, 28 की छूट दे दी गई। तो वस्तु कितने में बेची गई होगी, 112 रुपए में बेची गई होगी। तो दोस्तों कितने की छूट दे दी गई, 28 की उसको छूट दे दी गई। तो वस्तु कितने की बेची गई, 112 की बेची गई। अब दोस्तों देखिए सबकी चीज थी 112 में बेची गई, उसको कितने का लाभ हुआ, 12 का लाभ हुआ। तो उसको कितने लाभ प्रतिशत हुआ, यही दोस्तों 12% का उसको लाभ हुआ। बस यही हम लोगों का आंसर। दोस्तों 100 मानने का सबसे यही फायदा होता है, उससे हमें परसेंट में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। क्यों दोस्तों, क्योंकि देखिए 12 है, कितने मुझे 12 का लाभ हुआ 100 में, परसेंट निकालना है 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने आप कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए इसमें हम लोग हमेशा 100
जब भी प्रतिशत वाला क्वेश्चन दिया होता है तो हमेशा 100 मान के करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने मान लिया कि मेरा एमपी कितना था 100, अब एमपी में 40% की वृद्धि कर दी तो मतलब अब एमपी कितना हो गया 140। अब जब एमपी 140 हो गया तो इसमें 20% की छूट दी गई तो दोस्तों 10% की वैल्यू आएगी 14, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28। मतलब 140 में 28 की छूट दे दी गई तो कितने की वस्तु बेची गई होगी 112 की बेची गई होगी। हमने दो वस्तु लिया कितने की था 100 रुपए की, हमने बेचा कितने की 112 की, तो हमें कितने का फायदा हो गया 12 का फायदा हो गया। बस दोस्तों यही हम लोगों का आंसर हो गया। इतना ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों ये। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई होगी, लेकिन दोस्तों यदि आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट पता था तो इस क्वेश्चन को आप 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर बता सकते थे। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों देखिए ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इसमें भी बिल्कुल भी दम नहीं है। क्वेश्चन आपको पढ़ने के बाद कैसा भी लग रहा हो, लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन यही था आपके एग्जाम का। देखिए कैसे मैं आपको इस चीज को सिखाता हूं। यदि किसी वस्तु के 5% की हानि पर बेची जा रही थी, बाद में उसको 5% के लाभ पर बेचा जाता है, तो कितने रुपए अधिक प्राप्त होते हैं 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। दोस्तों मैंने मान लिया इसका सीपी था 100 रुपए, हानि पर कितने परसेंट के हानि पर बेची जा रही है 5% के हानि पर बेची जा रही है, मतलब कितने की बेची जा रही होगी 95 की बेची जा रही होगी। लेकिन दोस्तों 5 में के बाद में क्या हुआ 5% के लाभ पर बेची जाने लगी, मतलब 100 की वस्तु थी कितने में बेची जाने लगी होगी 105 में बेची जाने लगी होगी। दोस्तों कितने का अंतर है दोनों में 10 का, और क्वेश्चन में कितना अंतर दिया दोनों में 5 का। तो बस दोस्तों यही आपका आंसर हो गया। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/10 काट दिया तो 1/2। तो दोस्तों एक की वैल्यू आ गई 1/2। आपको कितने की वैल्यू निकालना था 100 की, तो 100 इंटू 1/2, तो दोस्तों कितना आपका आंसर आ गया 50। बस दोस्तों यही आपका आंसर हो गया। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना था 50 रुपए। बस दोस्तों इतना ही आसान क्वेश्चन था। बस आपको यदि दोस्तों कॉन्सेप्ट पता है तो इन क्वेश्चनों में बिल्कुल भी दम नहीं है। आप 10 से 15 सेकंड के अंदर बिल्कुल आसानी से ऐसे क्वेश्चनों का आंसर बता सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले दिन के एग्जाम एनालिसिस पर। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और यदि दोस्तों किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, आपकी उस समस्या का समाधान जरूर निकाला जाएगा। मैं आपसे ये बात का वादा करता हूं। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।